लोग हाथ जोड़ के ऐसे करके बैठते थे और बोलते कैसे थे, अब तू ही करेगा, हमने तो जो करना था कर लिया। कहता है मौत इतनी इंटरेस्टिंग चीज है इंटरेस्टिंग है जी। कि आदमी हट नहीं सकता उसके बाद। जैसे कोई तिनका होता है वैसे छोड़ दीजिए, नदी अपना काम खुद करती है। वो डिसाइड करेगी जहाँ कहाँ आपको पहुंचानी तेज है। बहना है, कहाँ ठहर जाना है, कहाँ चल देना है, कहाँ पानी के थोड़ा नीचे जाना है, कहाँ फिर वापस ऊपर आ जाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम द हेडफोन स्टोरीज में। इस इंटरव्यू शो के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे श्री सुरेश काला जी से। सुरेश जी एक लेखक हैं, रेडियो होस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और थिएटर डायरेक्टर भी हैं। पिछले कई सालों से मुंबई में रहकर वो टीवी के लिए माइथोलॉजिकल शोज के लिए लिखते आए हैं, जिसमें रामायण और पृथ्वीराज चौहान मुख्य हैं। उनका हॉरर रेडियो शो क्या वो सच था लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया और 2018 में सुरेश जी की पहली किताब कैकेयी द मदर ऑफ गॉड रिलीज हुई। तो आज के इंटरव्यू में बात होगी सुरेश जी के जीवन के बारे में, उनकी इन्फ्लुएंसेस के बारे में, उनकी जर्नी एज ए राइटर के बारे में एंड ऑफ कोर्स उनकी किताब के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए वक्त जाया किए बिना मैं वेलकम करती हूँ सुरेश जी को। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, फॉर गिविंग अस योर टाइम। नमस्कार। तो सर जो ये छोटा सा तारुफ मैंने दर्शकों के लिए आपका कराया, उन चंद लाइनों के पीछे एक बहुत लंबी जिंदगी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो उस पूरी जर्नी की शुरुआत से अगर शुरुआत की जाए तो आपके बचपन के बारे में और उस वक्त के जो आपके अनुभव थे, जो एकदम जिंदगी के शुरुआती अनुभव होते हैं, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताने से शुरुआत करें। ये जिंदगी, चूंकि फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो इसलिए बंजारे जैसी रही। लोग एक जगह सेटल होते हैं और वहाँ के स्कूलिंग करते हैं, प्रॉपर पूरा पढ़ते हैं, वहाँ दोस्त भी जान पहचाने होते हैं और क्लासेस भी। और तो उसमें क्या होता है कि एजुकेशन अच्छे तरीके से चलती रहती। तो अगर वैसा होता तो हम कहीं 2 साल रहते थे, कहीं 4 साल, कहीं 9 महीने, कहीं 6 साल ऐसे रहते थे। तो उसमें ये हुआ कि हो सकता है मार्क्स कम आए हों। हम एक ही जगह लगातार पढ़ते रहते तो अच्छे तरीके से होता, क्योंकि कभी एक बार तो ऐसा भी हुआ कि रुको, नए साल की का एडमिशन मत लो, अभी ट्रांसफर हो चुका है, हमें शिफ्ट करना है। ये अच्छा। करते करते अक्टूबर में एडमिशन लिया हमने। जुलाई से सेशन चालू होता है, हमने अक्टूबर में एडमिशन लिया। तो अब उसमें पढ़ाई का नुकसान वैसे होता है, लेकिन आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, भाषाएं हैं और खाने पीने का कल्चर है, रीति रिवाज है। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इंसान के बारे में, जिंदगी के बारे में ज्यादा जानते हो। तो जैसे मैं उन्नाव में पैदा हुआ, वहां बैसवारी बोली जाती है। अच्छा। उसके बाद मैं सीतापुर में म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा और सीतापुर में वही थोड़ी अवधि जैसी है। उसके बाद मैं 5th में आया गाजियाबाद, तो वहाँ ये हरियाणवी का टच है। जी। और 6 से लेके 10 तक वापस मैं इधर आया, अवध के इलाके में, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। तो हाई स्कूल तक वहां से किया। हाई स्कूल के बाद 11th वापस मेरठ से किया, फिर वही हरियाणवी का टच है। और फिर उसके बाद 12th से लेके बीएससी कंप्लीट किया बहराइच में। फिर ये वापस लखनऊ के आसपास में आ गया। उसके बाद मुरादाबाद से किया, तो मुरादाबाद की बोली अलग है, थोड़ी सी अलग है जी। तो वहां से एमएससी किया लखनऊ में। और वहां प्रॉपर, जिसको हिंदी उर्दू एक अच्छी भाषा होती है, वो सीखने को मिला, एक तहजीब सीखने को मिला। मतलब गाली भी तो आप करके देते हैं। तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे जगह थिएटर किया, जा जाके ज्यादातर वर्कशॉप्स करता था गवर्नमेंट की तरफ से, या वैसे जाता था वर्कशॉप्स करता था, थिएटर ट्रेनिंग वगैरह। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स श्री राम सेंटर दिल्ली में रहे, बहुत सारे नेशनल स्कूल ड्रामा में रहे और बहुत सारे मुंबई में इस समय काम कर रहे हैं। तो इवेंचुअली फिर मैं भी मुंबई आ गया। मुंबई में कुछ साल मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, एसोसिएट डायरेक्टर। और उसके बाद वापस आया तो फिर थोड़ा सा ये काम करता रहा टीवी के लिए।
बाकी थिएटर किया, और उसके बाद फिर लगा कि अब पैसे कमाने की जरूरत है, तो वापस फिर से मुंबई चला गया और राइटर बन गया। तो सर, जो आपने अपनी जर्नी बताई उससे ये जाहिर है कि आपकी स्कूल लाइफ खुद ही एक कल्चरली एक मेल्टिंग पॉट जैसी रही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से मिलना। उससे ना सिर्फ एक आर्टिस्ट में इन जनरल भी जो भी इंसान उस तरीके की जिंदगी से गुजरेगा, एक टॉलरेंस आती है, एक एक्सेप्टेंस आती है तरह तरह के लोगों की, कल्चर्स की और भाषाओं की, जैसे आपने कहा। उसमें मुझे खास बात लगी कि आपने काफी लंबा समय कॉलेज के दौरान लखनऊ में बिताया, जो अपने आप में कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है। तो आपके लखनऊ के जो एक्सपीरियंसेस रहे, अलॉन्ग विद जो आप वहाँ ड्रामेटिक्स का कोर्स कर रहे थे, एंड इन जनरल योर इंटरेक्शन विद द सिटी, उसके बारे में, भाषा और तहजीब के बारे में जो आपने जिक्र किया, थोड़ा और बताएंगे। मैं एक्चुअली पूरी जर्नी में सीखा कि लखनऊ महान नहीं है, सबकी अपनी तहजीब है। मेरे फादर जब पहली बार मेरठ में पहुंचे होंगे तो बोलते थे कि फादर का कोर्ट था, वो कंसोलिडेशन ऑफिसर थे, तो उनका कोर्ट में लोग हाथ जोड़ के ऐसे करके बैठते थे और बोलते कैसे थे, अब तू ही करेगा, हमने तो जो करना था कर लिया, तो ही माई बाप हमारा। तो फादर को लगता था तू करके बात कर रहा है मेरे कोर्ट में, मैं यहाँ का मैजिस्ट्रेट, और तू ये आदमी मेरे सामने ऐसे करके बात कर रहा है। लेकिन वो उनका तरीका है, उनकी, वो भगवान से भी ऐसे तू करके ही बोलते हैं। जैसे उत्तराखंड में बड़ा अच्छा है, शिव और पार्वती ही वहां के देवता हैं, और हर गांव का अपना देवता है, अपनी देवी है, और वो उसी का शिव या पार्वती का ही नाम है। तो क्या होता है कि यहाँ का देवता है तो उसका उसकी ससुराल कहीं और होगी, तो अच्छा, वो ओके। तो वो ऐसे वहां के गीत हैं जिसमें वो बोलते हैं कि देवी बोलती है कि यहाँ मैं काम कर करके परेशान हूँ, और तुम्हारे सारे काम कर रही हूँ, सारा तुम्हारा जानवर भी देख रही हूँ, गाय भैंस जो है वो भी देख रही हूँ, खेती भी देख रही हूँ, खाना ही बना रही हूँ, सब कुछ कर लिया तुम्हारे लिए। अब वो देवता को देखिए ऐसे नजरिए से। लेकिन मेरी माँ अकेली है मायके में, और पता नहीं किस हाल में जी होगी, पानी कितनी दूर से भर के लाती होगी, और जानवर कैसे होंगे, तो मुझे जाने दो। और शिव जी कहते हैं कि तेरा बस मायका ही मायका लगा रहता है हमेशा। तो बहुत अच्छे गीत है। एक बार की बात है कि वो देवी को मायके घुमाने के लिए ले जा रहे थे, अपनी कुल देवी को उसके मायके ले जा रहे थे, और ये डोली चलती है, उसमें ताकत होती है डोली में, और उसको दो लोग ऐसे कंधे पे, बीच में डोली होती है और पोल होता है, उसको कंधे पे ऐसे लेके, और वो ऐसे एक मूवमेंट के साथ ऐसे ऐसे करके चलते हैं। कभी कभी बहुत बहुत तेज वो ताकत आ जाती है, वो बहुत तेज वो करती है। तो उसमें क्या हुआ कि एक आदमी को सिर पे लग गया, ऐसे जो डोली है मूवमेंट हुआ, ढोल बजते हैं, म्यूजिक होता है, और उसमें वो लगा। तो बोलता अच्छा, एक दिन के लिए घर आई तो तेरे ये न करे, आखिर आए वापस तो मेरे ही गांव में आएगी। ये रिलेशन है। अब कोई कहे कि भगवान से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है, लेकिन वो प्यार है, वो प्यार है। ऐसे ही अगर वो तू करके फादर के कोर्ट में बोल रहा है तो उसका अपना तरीका, अपना प्यार है। लेकिन लखनऊ की एक अपनी खूबी है, और खासकर हिंदी के लिए और उर्दू के लिए मेरे ख्याल से कंट्री के 98% मुस्लिम्स होंगे जो मुझसे कम उर्दू जानते हैं। राजस्थान के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, और कितनी जगह साउथ के हो गए, तो वो उर्दू कहाँ जानते हैं। जी जी। तो अगर हिंदी और उर्दू सीखनी है तो उससे लखनऊ से अच्छा कोई जगह नहीं। जी। उस दौरान मुझे कल्चर की भी समझ मिली कि अच्छा, पहली बार ये देखा कि म्यूजिक स्कूल है भातखंडे, और ड्रामा स्कूल है, संगीत नाटक अकादमी है। तो वहाँ एक है, पूरा कल्चर का माहौल है जी। और आपसे बहुत सारे सीनियर्स आपको मिलते हैं जिनसे आप सीख सकते हो, जान सकते हो। और 24 घंटे हम इंस्टीट्यूट में इसलिए रहते थे कि हमें ड्रामा करना है, तो जाहिर है उसके बारे में ज्यादा पढ़ने को, जानने को मौका मिलता था वहां। तो सर, ये ड्रामेटिक्स की जो चॉइस थी वो मैथमेटिक्स में एमएससी करने के बाद कैसे हुई? मतलब जैसे
आजकल हम फिर भी काफी सुन पाते हैं कि लोगों ने अपना 7-8 साल काम किया, फिर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए छोड़ दिया। पर पहले मुझे ये सुन के काफी अटपटा लग रहा है कि ये चॉइस उस वक्त करना काफी ब्रेव था। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? अब जैसे क्या है, आज मैंने सुना था कि कोई लड़का था और उसने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और मुंबई जाके उसने एक फ्लैट लिया और फ्लैट में रहने लगा कि मुझे नॉवेल लिखनी। तो वहां के रह रहा था वो, कमरे में बंद रहता था, खाता पीता था और बुक लिखता था। आजकल हम पहले से फाइनेंशियली इतने सिक्योर होते जा रहे हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं जी। कि बेटी ने यूनिवर्सिटी टॉप किया और उसका बीए के बाद आगे नहीं पढ़ा, बोली मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी। हमारे जमाने में होता, अगर हमने टॉप किया होता तो कहते चलो एमएससी करो, पीएचडी करो और नौकरी जी, पाओ, ऑब्वियस यूनिवर्सिटी में बात हो जाता कॉलेज है। में पढ़ा। तो अब ये सारे ऑप्शन हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन तब इनसिक्योरिटी इतनी होती थी कि फादर, अच्छा, विजन में बहुत छोटा होता था, बहुत नैरो होता था। तो फादर कहते थे कि इंजीनियर और डॉक्टर दो ही जॉब होती थी। तो एक बेटा हमारे बड़े भाई थे, वो बायो से पढ़ चुके थे, तो अब छोटे वाले को तो इंजीनियर बनना है। तो अब इंजीनियरिंग कर तो मैथ्स ले ले। और इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने को मैं टालता रहा। इवेंचुअली मैंने सोचा कि चलो इनका मन रह जाएगा कि मैं एमएससी तक पढ़ डालूं, कि इसके आगे कुछ नहीं। और उसके बाद फिर अपने मन की करके चला। एक्चुअली झूठ बोला था मैंने कि मैं वहाँ ये ड्रामा कोर्स तो बहाना है, अलग रहूंगा घर से तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर लूंगा, अच्छा, तो ऐसे बोल के चला है। तो परमिशन मिल गई आपको आराम से झूठ बोलने की वजह हाँ, से झूठ तब। बोल के मिल गया। जी। तो सर, आपने जब ड्रामेटिक्स कोर्स ज्वाइन किया तो थिएटर के किसी खास एस्पेक्ट में इंटरेस्ट था? ये राइटिंग तक आप कैसे पहुंचे? असल में मैं जब उससे पहले से ड्रामा करने लगा था, बीएनए के ही निकले हुए सीनियर्स के साथ में, तो मैं थिएटर काफी पढ़ लिया था मैंने। जी। तो मैं उन दिनों ड्रामा नहीं पढ़ता था, स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ता था, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत सारी पढ़ चुका था। तो मैं फिर पोएट्री और नॉवेल ये सब पढ़ता था वहाँ, ओके। कि मैं ये सब पहले से पढ़ चुका हूँ। तो फिर वहां पे समझ में आया कि ड्रामा अपने आप में कंप्लीट चीज है, एक्टिंग वगैरह। अच्छा, मुझे भी पर्सनली जैसे लोगों को एक रोमांटिसिज्म होता है कि खुद को देखें, वो नहीं रहा। तो मैं बस ये है ऐसी चीज, जैसे हम मैथ्स में 4 लड़के थे एमएससी, 4 लड़कों ने एक एग्जाम दिया और जो बता रहा था कि उसका सबसे खराब हुआ है, वो जॉब में लग गए। तो मैंने कहा अच्छा ये कोटे का चक्कर है। तो मुझे उससे रिजर्वेशन से नफरत हो गई। मैंने कहा फॉर्म भरना ही नहीं, कुछ नहीं भरना। तो उसमें चला गया और मुझे ऐसी चीज चाहिए थी जो मुझे सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि मैं परेशान था कि ये सिस्टम बेकार है। जी। तो उसमें आपको फिर ड्रामा अपील करने लगा, और ड्रामा ऐसे कंप्लीट फॉर्म उसको देखने लगा। तो हर चीज देखता था मैं, सारी चीज। इसीलिए मैं पोएट्री वगैरह भी पढ़ता था। तो उस दौरान जो चीजें मैंने सीखी अलग अलग तरह की, उसमें जो फॉर्म्स होती हैं, और लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। पूरी तरह से आप तब समझते हैं जब फ्रीलांस में उतर आते हैं। काम करते हैं। जी। हाँ, तो मैं डायरेक्ट करना चाहता था प्ले, तो उसके लिए उसकी फिर अलग अलग फॉर्म में प्रोफेशनली काम किया ताकि इनको जान सकूं। जब लोग पैसे देते हैं तो फिर जी। काम की क्वालिटी भी देखते हैं। तो वो सारा बिल्कुल। मैंने काम किया। और इन जब सारी फॉर्म को लाइट प्रोफेशनली की, मेकअप प्रोफेशनली किया, कॉस्ट्यूम डिजाइन की प्रोफेशनली, और उसके बाद फिर मैंने कहा अब मैं प्ले डायरेक्ट करता हूँ। तो प्ले डायरेक्ट करने के दौरान जब कुछ प्लेस किए, फिर मुझे समझ में आया कि सब वही रिपीट कर रहे हैं, वही मोहन राकेश, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो शरद जोशी वही चलते जा रहे जी। हैं। तो मुझे लगा कि कुछ नया करना चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ाई के बैकग्राउंड से था, तो ट्रांसलेशन, एडेप्टेशन ये सब करने शुरू किए। फिर खुद भी लिखने शुरू किए। तो इस तरह से मैं फिर थोड़ा सा राइटिंग में इंटरेस्ट आ गया।
तो लखनऊ में आपने अपनी खुद की परफॉर्मेंसेस के लिए प्ले राइटिंग से आपने शुरुआत की, तो फिर सर ये ट्रांजिशन जो प्रोफेशनल राइटिंग में होता है, जहां आपको राइटिंग करने के, लिखने के पैसे मिलने लगते हैं, वो कब शुरू हुआ? मतलब आई एम अज्यूमिंग जब आप बम्बई आए उसके बाद, तो या लखनऊ में भी आप फ्रीलांस राइटिंग किया करते थे? मैं रेडियो के लिए लिखता था, क्योंकि अच्छा। रेडियो में वॉइस एक्टिंग करता था। तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ के ऑफिसर थी, उन्होंने कहा कि काला तुम तो थिएटर करते हो, नाटक भी लिखे, तुम रेडियो नाटक लिखा करो। फिर मुझे पता चला एक्टिंग से ज्यादा लिखने के पैसे मिलते हैं। तो अच्छा। मैं सोचता था कि नाटक लिख के ले आ जाते हैं और उसमें एक्टिंग भी करेंगे तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, ऐसे करके मैं लिखता था। लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हूँ। मेरा मानना है कि आपके अंदर जो भावना आती है ना कि ये करना चाहिए आपको, तो आप चुपचाप कूद पड़िए उसके अंदर। जो आपकी गट क्योंकि फीलिंग अंदर से जो हाँ, आवाज आ रही है। क्योंकि दरअसल आपके करने से कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में। आप सोचते हैं कि आप कर लेंगे, आप नहीं करते। कि आपको हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं। नहीं। मैं बताऊं एक लड़के का किस्सा बताऊं, इसी साल का ओबीसी का जेआरएफ किया उसने, इस बार ट्राई किया। लास्ट ईयर का जेआरएफ गया था 62% ओबीसी क्लियर कर जाता। इस बार उसके आए 65.33% और कट ऑफ चला गया 66। तो हुआ कि नहीं होना था, इतने मार्क्स ज्यादा ला के भी नहीं हुआ। मेरी बेटी के हाईएस्ट मार्क्स थे, टॉप किया था उसने, लेकिन गोल्ड मेडल किसी और लड़की को मिल गया। मैंने कहा परेशान मत हो, आप परेशान होते हो तो अपना नुकसान करते हो। वक्त होता है, आपकी मेहनत का फल देता है, लेकिन कहाँ देगा आपको पता नहीं। इसलिए आप खुद को, आप नदी में जैसे कोई तिनका होता है वैसे छोड़ दीजिए। नदी अपना काम खुद करती है, वो डिसाइड करेगी कहाँ आपको तेज बहना है, कहाँ ठहर जाना है, कहाँ चल देना है, कहाँ पानी के थोड़ा नीचे जाना है, कहाँ फिर वापस ऊपर आ जाना, तो वो रास्ता दिखाएगी जी। तो ये मैं पहली बार तो एसोसिएट डायरेक्टर वगैरह था और इसमें काम किया था। उसके बाद जब मैं वापस आया थिएटर में फोक थिएटर में मैंने काम किया। उसके बाद जब दोबारा सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए पैसों के लिए, तो उन दिनों कुछ पैर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, उसको हील बढ़ना बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये होता है कि आप या तो हर साल इंजेक्शन लीजिए हील में, और या तो फिर आप रेस्ट कीजिए। तो मैंने कहा चलो राइटर बन जाते, रेस्ट भी हो जाएगा। तो फिर डायरेक्शन नदी आपको बहाकर वहां ले गई। हाँ, तो मैं राइटर बन गया और मेरे ख्याल से 10-12 दिन के अंदर मेरे पास पहली भोजपुरी फिल्म आ गई, रवि किशन की। अच्छा, तो मतलब सही जगह पहुंचा दिया था आपको। हाँ बिल्कुल पहुंच गया। आपको तकलीफ ही नहीं होती अगर आप समय के साथ चलते रहे, जिधर आपको बाहर आ चलते रहे तो चीजें होती। ऐसा दिया उसका ज्यादा बड़ा स्टेक लगा हुआ है, क्योंकि लाखों या करोड़ों में खर्च करने वाला है, तो उसका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो क्या चाहता है लिख दीजिए, क्योंकि इस बात के आपको पैसे दे रहा है, तो वो लिख दीजिए। उसके बाद वो शूट कैसा हो रहा है उसको भूल जाइए। मैं कभी शूट पे जाता ही नहीं हूँ, सिवाय पृथ्वीराज चौहान में जो मुझसे कहा था, प्रोड्यूसर है मोती सागर, रामन सागर के बेटे, तो उन्होंने कहा था तुम वहीं आ जाओ 10-15 दिन रहो, क्योंकि शूटिंग चलती रहेगी। अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है, तो शूट होती रहेगी, मैं देखता भी रहूंगा, बीच में वक्त निकाल के तुम्हारे साथ मीटिंग्स भी करता रहूंगा ताकि राइटिंग चलती रहे। इसके अलावा मैं कभी लोकेशन पर गया नहीं कि क्या शूट हो रहा है, कैसा शूट हो रहा है। इवन जब वो टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट होते हैं तो मैं देखता भी नहीं, कि मेरा काम खत्म हो गया, अब जिसकी जैसी इच्छा हो। तो कृष्ण ने बोल दिया था कि फल की इच्छा मत करना, तो फल की इच्छा नहीं करना जी। ये अलग लेवल का डिटैचमेंट है ये, मतलब अभी मुझे तो लग रहा है कि काफी मुश्किल चीज है, बट या इट्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि आप काम करके यू हैव लेट गो ऑफ द वर्क प्रोडक्ट। मुंबई यही सिखाती है कि आपको किसी चीज, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसके पैसे फाइनल होते हैं, काम कीजिए और भूल जाइए अगले बार के लिए। इसीलिए मुंबई बहुत इनसिक्योर है ना, आपको पता है ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, इसके बाद में फिर से सड़क पे। तो अमिताभ बच्चन भी है, वो भी इनसिक्योर है, यहाँ का सबसे बड़ा स्टार है, वो भी इनसिक्योर है, वो भी सोचता रहता है कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए।
अच्छा, बड़े बहुत हो गए, ऐसा हो जिसमें मेरी कुछ एक्टिंग दिख जाए, कुछ मेरी क्रिएटिविटी दिख जाए, ताकि जो नई जनरेशन वाले हैं वो मेरा रिस्पेक्ट करने लगे। नई जनरेशन वाले नाम से नहीं करेंगे ना रिस्पेक्ट, आपने कुछ काम बहुत देख अच्छा के। काम किया हो। तो अमिताभ ने कुछ ऐसी फिल्में भी बीच में की जिससे पता चले कि मुझे अमिताभ बच्चन क्यों कहते हैं, करेक्ट। तो वो हमेशा परेशान रहते हैं। हवा में ही यहाँ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी शायद बॉम्बे में है जो सबको थोड़ी थोड़ी छू जाती है। तो सर अब हाँ, आते हैं किताब के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि टीवी राइटिंग में आपने कहा कि काम किया छोड़ दिया। आई एम श्योर उसमें कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं क्योंकि आपको प्रेमिस मिला होता है, कैरेक्टर्स मिले होते हैं और एक सर्टेन लेंथ में एक सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड्स के लिए आपको लिखना होता है। जबकि आप अपनी किताब लिख रहे हैं तो एक तरीके से फ्रीडम ज्यादा है आपके पास क्योंकि कंप्लीटली आपकी वॉइस है। तो पहली किताब लिखने का जो एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम इट टुक एंड व्हाई डिड यू इवन डिसाइड टू राइट अ बुक, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने एक रामायण तो लिखी थी एनडीटीवी इमेजिन के लिए, जो इंडिया की सेकंड रामायण थी, रामानंद सागर के बाद वाली, और वो भी उन्होंने ही की, उनके बेटों ने की। तो वो की, उसके बाद जब मैंने रेडियो करना शुरू किया 2010 में, तो उम, उस समय रेडियो में दरअसल ऐसे सीरियल्स की शुरुआत हो रही थी एफएम चैनल्स में, ऐसे उसकी शुरुआत की बात थी। और अ, जो मेरा दोस्त था वो ऐसा करना चाहता था कि एक नया ट्रेंड शुरू हो जाए, तो उसने कहा कि मैं रामायण करना चाहता हूँ। तो फिर उसके रामायण दिमाग में आया, तो उसने फिर मुझे ढूंढा, मेरा पुराना फोन नंबर बदल गया था तो नया ढूंढा, कैसे करके मुझे बुला लिया। मेरी कुछ किस्मत ऐसी कि मुझे काम लोग मेरा नंबर ढूंढ के देते हैं, इसलिए मैं काम मांगने जाता नहीं, क्योंकि शुरू में एक दो बार मैं गया तो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा अब आराम से, भगवान ऐसा ही चाहता तो इससे अच्छा क्या है, घर बैठे तो अपने मैं आप आ लॉकडाउन, जाएगा। हाँ मैं लॉकडाउन में उत्तराखंड चला गया, आराम से काम आते रहे और मैं करता रहा। तो उसने कहा और मैंने शुरू किया। और तो मुझे इसलिए रेडियो अच्छा लगा कि बहुत ज्यादा रेडियो में परेशानी इस किस्म की नहीं होती, कि टीवी में क्या होता है कि आपने रात को भेजा और सवेरे आपके पास 8 बजे फोन आ रहा है कि उस एपिसोड को चेंज कर दीजिए, 3 लोग तो आ ही नहीं रहे शूट पे, ओह। तो वो पूरा एपिसोड चेंज करना पड़ता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। दूसरा, बहुत सारा पैसे बहुत है, तो बहुत सारा स्टाफ बैठा होता जी। है प्रोडक्शन हाउस में, चैनल में, सबको अपनी नौकरी साबित करनी है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो सब उसमें करेक्शन करते रहते हैं। जितने बैठे हैं सब करेक्शन करते हैं, तो कितने हर बार आप लेवल पे। करेक्शन करते हो, हर लेवल करेक्शन होता है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो मैंने मार्क किया ना सर, ये मार्क मत हटाइए। तो मैं समझ गया, अच्छा बेचारे अपनी नौकरी जस्टिफाई करते कि उनका बॉस जी। देखा कि इसने ये मार्क लगाया था, यानी काम कर रही है। तो वहां काफी शांति से किया और अच्छा, बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे स्टार्स थे उसमें। बेसिकली एक्टर्स बहुत बड़े बड़े थे, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, और अपने सुधा शिवपुरी, जी। ओमपुरी, ये सब लोग थे उसमें। उस उसको ऑलराइट। करने के दौरान मेरे पास कुछ दिमाग में सवाल पैदा हुए, और मैंने कहा कि इसको किसी तरह सवाल या जवाब इनको लोगों के सामने रखना है, क्योंकि लोग भक्ति भाव से देखते हैं ना जी। राम कथा, और उसमें न सवाल उठते हैं न जवाब मांगे जाते हैं। पर कुछ मेरे दिमाग में सवाल थे, फिर मुझे धीरे-धीरे लगा कि ये शायद ऐसे ही रह जाएगा, ये लोगों तक नहीं पहुँचेंगे सवाल, क्योंकि टीवी पे या फ़िल्म पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम कॉमन मैन के लिए करते हैं ना, जी। तो ये चीज़ उनको शायद पसंद ना आए, इससे परेशान हो जाएँगे, तो इसमें नहीं कर सकते। नॉवेल है, आप अपने मन का लिख सकते हो, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। तो मैंने वो पढ़े थे इस दिनों आमिष की शिवा ट्रायलॉजी, और जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा हाँ, लोग मैथोलॉजी लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे वक़्त तक अ मैथोलॉजी में ज़्यादा बुक्स आई नहीं थी, बीच में नहीं बहुत आई लंबा थी। गैप चला जी। गया। गैप था। और उसके बाद ये शिवा ट्रायलॉजी आई और बेस्ट सेलर भी हो गई। तो मैंने कहा लोग लिखना पसंद कर रहे हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो अब लिखा जाए। पर अब उसमें मुश्किल ये है
कि आपको इमीडिएटली पैसे नहीं मिलेंगे उसके। जी, किताब में। और मुंबई इतना इनसिक्योर है कि आप जब जिन दिनों काम नहीं होता, 2 प्रोजेक्ट के बीच गैप होता, तो आप इतने इनसिक्योर होते कि लिख नहीं सकते, उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते। तो कई बार कोशिश की, और इस दौरान मुझे करीब 1.5 साल तक मैं इस बारे में सोचता रहा, नोट्स लेता रहा कि रात को टीवी ऑफ, काम वाम करने के बाद खाना खा के टीवी थोड़ी देर देखा, फिर टीवी ऑफ करके लाइट ऑफ कर दी, और लाइट ऑफ करने के बाद कुछ सोचता था उस बारे में, तो जो पॉइंटर्स आते थे मोबाइल पे ऐसे ही नोट कर लेता उसमें। तो इस तरह के नोट्स लेते गए, और आखिर में फिर बुक लिखने का प्रोसेस चालू हुआ, और मेरे ख्याल से 1 महीने में, 1.25 महीने में बुक कंप्लीट हो गई। मतलब ज्यादा समय आपको सोचने में और उन सवालों को आई थिंक फ्रेम करने में और उनके जवाब ढूंढने में लगा, और लिखने में हालांकि उतना समय तो नहीं हुआ। तो वो उस वक्त लिखी गई जब मैं दिन में दूसरा प्रोजेक्ट करता था, मसलन हॉरर या लव स्टोरीज कर रहा हूँ या क्राइम शो लिख रहा हूँ, और रात को बैठ के कुछ घंटे लिख लेता था। तो ऐसे करके वो हो गई है। चूंकि मैं टीवी के लिए लिखता था या रेडियो के लिए लिखता था, तो बहुत फास्ट लिखने की आदत थी, तो इसलिए बुक लिख गई, मुझे पता भी नहीं चला कब खत्म हो गई बुक। वो एक बार थॉट्स आपके जब रेडी हो गए तो फिर उन्हें सिर्फ कागज पे उतारने वाली बात थी या लैपटॉप पर टाइप करने वाली बात थी। हाँ, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि इसके ये कोई वैसी रिसर्च की जरूरत नहीं थी। मैं 2 प्रोजेक्ट इस बारे में कर चुका था, तो मुझे कुछ नया पढ़ना नहीं था, तो मैंने बुक एक भी नहीं पढ़ी इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मैं पहले से अलग से रिसर्च की। अलग से नहीं की, बस ये था कि सोचना था, सवाल जो हमारे पढ़ के हमारे दिमाग में आते हैं और उनके जवाब। जी। तो मुझे लगता है कि इसको कोई पढ़ेगा तो शायद उसके दिमाग में जो जवाब होंगे, जो सवाल पैदा होंगे उसके दिमाग में, तो जो भी रीडर होगा इसको पढ़ेगा तो उसके दिमाग में जो सवाल पैदा हुए होंगे अभी तक, या उनके जवाब मिलेंगे, या नहीं भी पैदा हुए होंगे, तो उसको लगेगा कि ये तो सवाल जेन्युइन है, ये तो हमें सोचना चाहिए। जी। तो सर इस जॉनरा के बारे में बात करते हैं जिसमें आजकल कई लोग लिख रहे हैं, माइथोलॉजी फिक्शन की जो बात है, इसमें एज एन ऑथर, एज अ राइटर, आपको प्रोज और कॉन्स क्या लगते हैं? कि एक तो फ्रीडम है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कहानी को जिसे इतने लोग ऑलरेडी जानते हैं उसे एक नए तरीके से कहने की, और थोड़ा सा शायद कहीं कोई रिस्क भी है क्योंकि लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी, क्योंकि सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, एक रिलीजियस तरीके से लोग उसे पढ़ते हैं, मानते हैं, तो उन दोनों के बीच वो सही रास्ता कोई है, कोई बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ा कि कहां तक आप फ्रीडम ले सकते हैं? मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं आस्था रखता हूं। मैं राम में आस्था रखता हूं इस तरह से कि वो हमारे पुरखे जी। मैं उनको भगवान की नजर से नहीं देखता। परमेश्वर तो एक है, और उसने जैसे राम को बनाया ऐसे मुझको भी बनाया। हम सब उसके अवतार ही हैं जी। राम को डिफरेंट नहीं बनाया उसने। हम में से एक गांधी भी हो जाता है, एक मंडेला हो जाता है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि राम भगवान थे और मंडेला या गांधी भगवान नहीं थे? हो सकता है कोई किसी खास नाम को लेके ये कहे कि महान नहीं है, लेकिन ऐसे महान लोग हुए हैं जिनको लेके आप कह सकते थे अगर वो राम अवतार थे तो ये भी अवतार हो सकते। दरअसल हम सब अवतार हैं। हम में से कुछ को एक टास्क दिया जाता है कि आपको ये करना, और राम भी एक टास्क को पूरा कर रहे थे। उनकी बीवी किडनैप हो गई, उन्होंने स्ट्रगल किया, जी जान से किया। राम की अच्छाई, राम का कैरेक्टर था जो उसको जीता है, जो उसको लाइफ मिली है, जो भाग्य उनको दे रहा है, उसको वो जी रहे हैं, वो उसके अंदर है। जबकि कृष्ण है, वो उसको बाहर से देखते हैं, वो किसी के दुख में रोते नहीं जी, और किसी बात पे खुश नहीं होते, वो डिक्टेट करते हैं। देखो लाइफ ऐसी है, ये लाइफ के अंदर घुस के करते हैं, लाइफ को जी रहे हैं, और रोने का मौका आ रहा है तो रो रहे हैं। तो इसलिए इनमें इमोशन ज्यादा जुड़ता है। कृष्ण पे इसलिए सवाल उठते हैं, राम पे थोड़े कम उठते हैं। लेकिन मैं वो ज्यादा ह्यूमन है शायद।
हाँ हाँ for us to relate to. हाँ, तो सवाल उठ सकते हैं लोगों के कि आपने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन मुझे इसमें विश्वास इसलिए रहता है कि मेरी उनमें आस्था है, तो ऐसी बातें पैदा ही नहीं होती जो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे। जी, कंट्रोवर्सी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद उस चीज में बिलीव करते हैं, तो वो शायद कुछ गलत लिखा ही नहीं जाएगा। मैं बिलीव की एक बात बताता हूँ आपको। उत्तराखंड में एक फॉर्म, जैसे मैंने बताया, जिसमें रिसर्च किया, कई कई दिन गांव में चला जाता था, चलता रहता था। अभी जिस गांव में पता चल गया यहाँ हो रहा है तो वहां रुक जाता था, और वहीं खाना खिलाते थे, वहीं सोने का इंतजाम करते थे, सो जाता था। तो ऐसा भटकता रहता था। उस दौरान एक हुआ कि पांडव में दो होते हैं, उनके रिचुअल्स। एक होता है वो बड़े खेतों में होता है, और दूसरा होता है आंगन में होता है रात को। तो उसमें मैंने दो चीज देखी कि शिव है, लेकिन शिव से ज्यादा एग्रेसिव है कार्तिकेय, उनके बेटे जी। और मैं गांव में लेटा था, लड़के वड़के थे रूम में बैठे हुए और बीड़ी वीड़ी पी रहे थे, से बातें हो रही थी और बाहर चल रहा था। मैं बीच बीच जाकर फोटो खींचता था। ये आपने इनैक्टमेंट में महसूस किया कि शिव से ज्यादा अग्रेशन कार्तिकेय में दिखा रहे थे? नहीं, लोग मानते हैं। अच्छा, कार्तिकेय बड़ा एग्रेसिव देता, वॉरियर, कार्तिकेय वॉरियर था एक्चुअली। तो शिव तो शांत थे, शक्तियों के लिए योग किया था, उन्होंने शक्तियां अर्जित की थी और लोगों को देते थे। वो किसी को भी देते थे, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं देते थे, वो सबको देते थे। कार्तिकेय था जो फाइटर था, वॉरियर था। तो फिर अचानक टाइम आया कि शिव आ रहे हैं, और लोगों ने कहा इसके बाद तो कार्तिक स्वामी आएंगे। तो मैंने कहा हाँ आएंगे, देखेंगे। तो बोला नहीं, अभी काला जी आप क्या है कि कार्तिक बन जाओ, कार्तिक स्वामी बन जाओ। मैंने कहा पागल क्या, मुझे कुछ पता नहीं भाई, मैं कैसे करूंगा। तो बोले कि नहीं, बस कपड़े उतारना है और चल देना। तो उस ठंड में जहां पे लट्ठे लॉग्स जल रहे थे एक साइड में, क्योंकि विंटर्स में होते पहाड़ों पे सारे रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स सब वही होते। तो एक तरफ मेरा ऐसे बदन जल रहा था, स्किन जल रही थी गर्मी से, और दूसरी तरफ ठंड इतनी थी कि ये इधर कांप रहा था, इधर से इतना ठंड था। मैंने कहा मैं कपड़े उतार के सवाल ही नहीं उठता, चला जाऊं। अरे बोले नहीं काला जी ऐसे चले जाओ। इतनी देर में दोस्ती हो चुकी थी। फिर अब मैंने कहा यार मैं तो फंस गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब वहां क्या करूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अच्छा ना, एक दिमाग में सवाल है, कल जनेऊ है? मैंने कहा अरे यार जनेऊ तो नहीं है। बोले नहीं यार। फिर तो इस बात पे वो कैंसिल हो गया, कोई और चला गया। मैंने कार्तिकेय के फोटो खींचे, सबके फोटो खींचे। कार्तिकेय का फोटो ऐसे खींचता था फ्लैश लाइट ही नहीं जलती थी। फिर नीचे जमीन, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, जमीन की तरफ करता था, जमीन में फ्लैश चलती थी, फिर ऐसे करता था फ्लैश नहीं चलती थी। वाओ, ओके। मैंने जब वापस घर आया तो मैंने रोल डेवलप कराया, तो पता लगा वो सारे ब्लैक, उतने सारे ब्लैक थे, कार्तिकेय का एक भी फोटो नहीं खींचा। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, मेरी लाइफ की फेवरेट स्टोरी है, जीतू बगड़वाल एक कैरेक्टर है, वो रोमांटिक हीरो है जिसकी ट्रेजिक डेथ होती है। तो उसको रो रो के सुनाने की परंपरा, रो के गा के उसकी कथा सुनाते हैं, और कुछ डांस के स्टेप्स करते रहते हैं और गाते रहते हैं। तो हमने कहा था कि उसको रिकॉर्ड करके लाए हो, तो वो उसी दिन लौटा था, बोला हाँ वहीं आ रहा हूँ, मजा आ गया, इतना वो बढ़िया गा रहे थे, इतना रो के, इतने इमोशन में गा रहे थे। अब तो बेचारे गुजर भी गए होंगे, बहुत पुराने लोग गुजर चुके हैं। तो हमने कहा चलो सुनाओ। उसने सुनाया, जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद वो वाला टेप वाला होता था ना, कैसेट वाला, वो चू 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 करना शुरू कर दिया, बिल्कुल सुन नहीं सके। वो बहुत ही पावरफुल देवता मानते हैं जीतू बगड़वाल को। वो एक रोमांटिक हीरो था, एक जैसे जमींदार वगैरह होते हैं वो था,
राजा का फेवरेट था कि बहुत अच्छा वॉरियर था वो, तालुकेदार समझ सकते उसको जी। रिकॉर्ड नहीं। इसके अलावा एक यह है कि पांडव में जब वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद पांडव कृष्ण को विदा करते हैं, कृष्ण एक सफेद हाथी पे बैठ के जा रहे हैं। जी। तो वो ऐसे खम्भे में जोड़ के चारपाई जैसा ऐसा बना लेते हैं कंधों पे लादने के लिए, जैसे शव यात्रा के लिए बनाते हैं वैसा होता है, चौड़ा होता है। उसपे कपड़े से भूसा वगैरह भर के हाथी बनाते हैं, सफेद कपड़ा उपड़ा ऊपर से कवर कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं, उसका हाथी बन जाता है। बहुत लड़के बहुत फास्ट करते हैं उसको। उसके ऊपर कृष्ण को बैठाया और फिर डांस के मूवमेंट के साथ वो ढोल बजता रहता है, मूवमेंट करते हैं। और सारे लोग इसको बोलते जदेव लगाना, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, अच्छा, मतलब विश करते हैं। जैसे पहाड़ पे राजा लोगों को भी जदेव लगाते थे, ऐसे बोलते उसको जदेव लगाना, तो ऐसे करके ही नमस्कार, तो ऐसे करके करते थे। और वो ये ऐसे विदा करते आते, चारों तरफ व्हाइट कपड़े पहने हुए पांडव लोग, सर पे पीली पगड़ी पहने हुए, और ऊपर कृष्ण हाथी पे बैठा हुआ, और ऐसा लगता था कि लिटरली ऐसे ऊपर जा रहा हो, धीरे जा रहे हैं। वो चमत्कार वो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं सोचा मेरी आस्था तो नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत साइंटिफिकली सोचता हूँ, आस्था अपनी जगह, लेकिन बहुत साइंटिफिकली सोचता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा। ऐसे ही एक था, वो है पत्थर, एक परंपरा है, उसमें हो रहा था कि बाघ हिरण का शिकार कर रहा, जिसने हिरण का पहना हुआ था उसने भी येलो कलर का कुछ पजामा सा कुर्ता सा ऐसे बांध के ऐसे पहना हुआ था, और उसके पीछे जो बाघ था उसने सर पे ऐसे एक कद्दू का पीस लगाया हुआ था, और उसमें मूछें ऐसे काले से बना रखी थी, और वो बाघ के लिए मूवमेंट कर रहा था, ढोल बज रहा था। मुझे लगा कि इससे अच्छा दुनिया का कोई डांस परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ एक गोले में चक्कर काट रहे थे, बाघ हिरण के पीछे मूवमेंट कर रहा था। तो ये चमत्कार ही है, और इसमें आस्था रखनी पड़ेगी। क्या करोगे, आंखों के सामने दिख रहा है तो अब झुटला नहीं सकते उसे। जी। हाँ, एक ऐसा केस आ गया था वहां पे कि एक उसी देवता की एक देवता का एम्बलम होता है, इसको लेके मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट ने ऐसे करके किसी को मार दिया, ऐसे लग गई, वो एग्रेसिवली मूवमेंट होता है, उसमें कहीं से पावर होती है, तो किसी को लग गई, तो उसने जाके डीएम के यहाँ कंप्लेन कर दी कि इसने मुझे मारा, मैं छोटी जात का हूँ, इसलिए उसने मुझे ब्राह्मण है तो इन्होंने जानबूझ के ऐसे करके डंडे से ऐसे मार दिया पोल से। डीएम ने कहा कि बुलाओ, कोर्ट लगा दी, तारीख दे दी। वो कोर्ट में डीएम को पहुंचने में देर हो गई, और उसने मूवमेंट करने लगा तो दो ढोल बजाने लगे, जिस एम्बलम को लिए हैं वो मूवमेंट करने लगा तो ढोल बजाने लगे। करते करते डांस किया, उसने ऐसे मारा दरवाजे पे, तो कोर्ट का दरवाजा का वो कुंडी टूट गई, तो वो अंदर लेके आ गया। डीएम ने जब सुना ये सब बकवास की इन्होंने, उसने कहा क्या है तुम्हारा बकवास चल रहा है सब, तो उन्होंने बोला कि अरे हमने नहीं किया, ये सब देवता ने किया, ये देवता ने तोड़ा, हमने नहीं किया। तो बोले ये तो देवता तो सारी बकवास है, तुम छोटी जात पे अत्याचार करते हो, अपने को सुपीरियर समझते हो। बोले नहीं, हम कुछ नहीं मानते, हमको भाई हमारे देवता को पकड़ो, इसको फांसी दे दो ले जाके, हमारी जान छोड़ो। देवता को तो ऐसे ही करते ना आपस में, ऐसा रिलेशन, इसको फांसी दे दो, यही फंसा रहा है हमें, इसे पता नहीं क्या है दिमाग में, उसको मार दिया। तो बोले कहानी बना रहा है, देवता में इतनी ताकत है खुद मार देगा। बोले हाँ, बोले इतनी ताकत है, इसको खड़ा कर दो यहीं पे। वो इतना मोटा पोल होता है, बस 13 फीट ऊंचा, और साड़ी वाड़ी लटकी होती है उसपे, और अब ऊपर एक मास्क होता है सिल्वर का। उन्होंने खड़ा कर दिया ऐसे, बोले ये रहा महाराज, आप जो मना करो डीएम साहब, ऐसे खड़ा किया और दूर हट गया, वो ऐसे खड़ा। उसके बाद इन्होंने ढोल बजाने शुरू किए, वो ऐसे ऐसे नाचने लगा, खड़ा खड़ा अपने आप ये। हाँ, डीएम ने लिखा कोर्ट केस खारिज, खत्म। बोला मुझे मरवाएगा जी। तो नहीं, ये ऐसी कहानी अगर आप ऐसा कुछ अपने सामने अगर आप होते हुए देखे तो डेफिनेटली मन के भीतर सवाल उठेंगे कि कहाँ वो लाइन ब्लर हो जाती है, क्योंकि अगर हम सुनते हैं तो विश्वास करना उतना आसान नहीं होता। अगर आप एक बार सामने देख ले, और आपने तो जैसा आप बता रहे कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो अगर इसी बुक पर अगर वापस आए तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये कहानी
मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगी, I'd like people to actually read it, बट आपने कैके के पर्सपेक्टिव से बताने कि का क्यों सोचा? वो कैरेक्टर आपको इंट्रीगिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, या क्या रीजन था कि उनकी आवाज या उन्हें आपने एज अ प्रोटैगनिस्ट प्रेजेंट किया इस किताब में? मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो किसी तरह से तो सामने आने थे। तो मैंने एक तो अपने जो रेडियो के लिए जो रामायण लिखी थी उसमें कैकई का वो थोड़ा सा एस्पेक्ट की झलक रखी थी मैंने। मैंने प्रोड्यूसर से बात की, मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, हाँ बोले कर लो थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ी सी रखी थी और वो उसको पूरा रखना चाहता था। मुझे लगा कि कैकई के माध्यम से ही हम और ज्यादा गहराई में जा सकते हैं और बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर हम पा सकते हैं कि कैकई इतनी अच्छी वॉरियर थी और दशरथ सबसे ज्यादा उसको प्यार करते थे, यंगेस्ट क्वीन थी, दशरथ के साथ वॉर में जाती थी, बाकी सब तो महल में बैठती थी, वो वॉर में जाती थी और दशरथ को जान बचा के वॉर से वापस लेके आई थी। वो औरत कहती कि मेरे बेटे को दे दो, तो दशरथ इतना प्यार करता था कि सिंहासन दे देता। इसको क्या जरूरत थी कि उसने कहा कि राम वनवास भी जाएगा, जबकि राम उसका सबसे प्यारा बेटा था। जी जी। कौशल्या का बेटा होने के बाद भी वो प्यार सबसे ज्यादा किससे करता था? कैकई से। क्यों? बच्चे सचिन तेंदुलकर को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि क्रिकेट अच्छा लगता है उनको ना, तो क्रिकेट का जो स्टार है उसको प्यार करेंगे। और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, अच्छी वॉरियर, स्किलफुल वॉरियर, स्ट्रेटेजिस्ट कैकई थी, दशरथ से भी ज्यादा। इसलिए वो बेटा तो क्रिकेट खेलेगा तो सचिन के पीछे जाएगा, अगर वॉरियर बनना चाहता है तो कैकई के पीछे जाएगा, कौशल्या के पास नहीं जाएगा। तो राम कहती कि दशरथ राजा बनेगा और राम तुम रास्ते में नहीं आओगे, तो मान जाता राम। तो फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? वो सारे इस तरह के बहुत सारे सवाल। राम ने रावण को कैसे हरा दिया? लंका का स्वामी कुबेर था, उसकी अपनी आर्मी थी, रावण ने उसको हरा दिया। फिर राम ने रावण को कैसे हरा दिया? उसको इतना दूर भेजा कि वो तिब्बत में चला गया, उसने अपनी नगरी बसाई और पूरी जिंदगी बदला नहीं ले सका रावण से। लेकिन राम ने उसको कैसे हरा दिया? ऐसी क्या बात थी? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें मिलती है। तो मैंने कहा कि चलो इसको कैकई के माध्यम रास्ते से उठाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। मतलब मैंने जितनी अभी तक पढ़ी है, मैं जैसे मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि काफी, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था इंटरव्यू के कि ईश्वर को या भगवान को या किसी माइथोलॉजिकल फिगर को जैसे ह्यूमनाइज कर दिया जाएगा। जिन फोक सॉन्ग्स की आप बातें कर रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह आपस में बातचीत हो रही है, तो उस पर्सपेक्टिव से कैरेक्टर्स को देखना मेरे लिए अभी तक काफी इंटरेस्टिंग रहा है, एंड आई अर्ज एवरीवन टू एक्चुअली गो एंड रीड द बुक। तो रीडर्स की बात करते हैं सर। आप किताब लिखने के बाद आपका लोगों से इंटरेक्शन रहा होगा जिन्होंने किताब पढ़ी है, तो पॉजिटिव, मिक्स, नेगेटिव, किस तरीके के रिएक्शंस आपको अपने रीडर्स से मिले? बहुत सारे लोगों ने जो मतलब मुझसे इंटरेक्ट कर सकते थे फेसबुक पे या कैसे भी मुझे जानते थे, उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आज तक की उनकी सबसे अच्छी बुक है। और कोई मुझसे कहता है कि अगली बुक क्या सोची, तो मैंने कहा पता नहीं, वो तो दिमाग में सवाल थे, पूछने वाली थी जी। तो दिमाग में आया, कुछ बातें आई तब लिखी। मतलब ये मेरा प्रोफेशन नहीं है बुक लिखना, कुछ चीजें आई थी दिमाग में तो मैंने लिखा। और ये बातें मैंने कहा ना कि सब भाग्य करवाता है आपसे, आप खुद नहीं करते। मैं भी सोचता हूँ कि इतनी मोटी बुक कैसे लिख गई, तो मुझे खुद ताज्जुब होता है। उस हालात में मुंबई के इनसिक्योर लाइफ में बुक कैसे लिख गई और इतने अच्छे सवाल उसमें कैसे पैदा हो गए, इकट्ठा कैसे हो गए। तो वो शायद इसलिए लोगों को इसलिए अच्छी लगी कि मुझे खुद ताज्जुब होता है कि वो सारी बातें एक एक करके मेरे दिमाग में भी आई, लाइनअप भी हो गई। सबसे बड़ी बात है कि लाइनअप खुलती चली गई एक के बाद एक। और इसके अलावा मुझे बुक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लिखनी,
जो जिसको औपन्यासिक वेग कहते हैं, जिसका पेस होता है नॉवल का, वो होता ही रुलाने वाला है। आप बोर होना शुरू कर देते हो। नॉवल की जिसको औपन्यासिक वेग कहते हैं, वो दरअसल वही है कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ, फिर चलो अगले दिन फिर पढ़ लेते हैं, तो छोड़ो आज नहीं कल पढ़ेंगे, इस टाइप का होता है। लेकिन मैंने वो बुक लिखी है फिल्म की तरह, काफी विजुअल भी है जी। पहले ही चैप्टर में एक डेथ होती है। मैंने यूजीन आयोनेस्को को पढ़ा था। यूजीन आयोनेस्को अपने हर प्ले में शुरू में एक मर्डर कर देता है। वो कहता है मौत इतनी इंटरेस्टिंग चीज है जी, कि आदमी हट नहीं सकता उसके बाद, लॉक इन कर लेते हैं आप शुरू में ही। हाँ, आप उसको कोई भी प्ले पढ़िए, वो शुरू में एक को मार देता है। एक प्ले उसका एमिली शायद नाम उसका, उसमें एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, और वो कहते हैं कि उसको कैसे छिपाओगे? बोले क्या हुआ? बोले रोज वो बढ़ती जा रही है, दरवाजे से बाहर आ गई। एक लाश है जो रोज बड़ी होती जा रही है, उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, कमरे से बाहर आ गया। तो एक सिंपल सी चीज थी कि क्राइम छिपता नहीं है जी। अंदर का गिल्ट है वो बाहर आता। वो दरअसल लाश वैसी है, वो गिल्ट बाहर आ रहा है। करता क्या, वो पहले एक मर्डर कर देता है। ऐसे वो था द लेसन प्ले था जी, उसमें भी एक लड़की आई हुई पढ़ने, एक प्रोफेसर है और उसकी एक मेड है। तो वो लड़की नॉक कर रही है, उससे फोन में बात हुई होगी, उसने कहा ठीक है आ जाओ। नॉक कर रही है तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी उठाओ उठाओ उसको, जल्दी उठाओ, एक डेड बॉडी उठा रहे। बोले जल्दी उठाओ, वो दरवाजे पे खड़ी। तो कहती कि अरे आप कभी ये बंद कब करेंगे, ये 36वीं है। तो इससे पहले वो 35 को मार चुका है। तो इसके पीछे ये ऐसा नहीं कि मैं कंटेंट को कहीं वो करना चाह रहा हूं, मैं दरअसल क्या चाहता था कि नई जनरेशन के लोग भी इसको पढ़ सके जी। और जो पढ़ते हैं उनमें से भी मेरे ख्याल से 70% ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है बढ़िया है। मैं जो कहना चाहता हूं उसको 70% लोग नहीं समझ पाते कि मैंने बुक लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आज के जो हालात है, जो वाकई अच्छा लिटरेचर है, वो एक लेयर में नहीं होता, मल्टी लेयर में चलता है। आप पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और भी बातें आ रही जी। वो जो ड्रामा आपके सामने हो रहा है, एक तो ड्रामा हो रहा है, दूसरा आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, तीसरा वो बुक आज से रिलेट करती, आज के समाज में जो परेशानियां थी हैं वो तब भी थी, वो बार बार कुचली जाती हैं, बार बार सिर उठा के खड़ी होती हैं, क्योंकि इंसान नहीं बदलता, उसकी साइकोलॉजी नहीं चेंज होती। उसको एक दिन जैसे बच्चा है, उसको आप खेलने से रोकोगे, 2 दिन 4 दिन रोकेगा, तीसरे चुपके से फिर निकल जाएगा, फिर खेल के आएगा। वही इंसान के साथ है। अगर एक ताकतवर जानवर शेर है और अपनी अपनी पूंछ फटकार रहा है, तो जान लीजिए कि वो जंगल में अकेला रहना चाहता है। दरअसल इंसान को सबसे अच्छा समझना है तो आप नेचर में जाइए, नहीं जा सकते डिस्कवरी देखिए, नेट जियो देखिए, आप इंसान को ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। शेर क्या है? शेर चाहता है वो जंगल में अकेला हो अपने शिकार के अलावा, और जितनी शेरनियां हैं वो उसके हरम में रहे। वो सारे दूसरे मेल्स को मार देना चाहता है, और इंसान के अंदर वही है। और हमारे समाज में आज भी ये चीजें हैं और तब भी ये चीजें थी। तो हम ये कि मतलब हम उस लाइफ के ऐसे हिस्से हो जाते हैं कि हमें दिखना बंद हो जाता है। एक हमारे यहाँ मान लिया चूहा मरा है, सड़ रहा है, 4 दिन तक हमें उसके सड़ने की बदबू आएगी, 5वें दिन से हमारी नाक को आदत पड़ जाती है। समंदर के पास जो वर्सोवा में जो रहते हैं समंदर के पास, अब पहली बार जाओ, 2-3 बार जाओ तो आप वहां परेशान हो जाएंगे। और वहां जिनके महंगे महंगे फ्लैट है, कहोगे ये रहता कैसे यहाँ पे। सूखने वाली मछलियों की दुर्गंध आती है वहां पे, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है ना। तो हम आज के समाज में रह रहे हैं, हमारी आदत पड़ गई है हमारी कुछ बुराइयों को टॉलरेट करने की। तो
उस कहानी के माध्यम से मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो सर ये सारी बातें बहुत ही क्लियरली एक्चुअली कहानी में सामने आई हैं, स्पेशली वो ह्यूमनाइजेशन एस्पेक्ट, जैसे मैं कह रही थी कि लगता ही नहीं कि किसी और वक्त की कहानी है, अभी हो रही है ये सारी चीजें, और आप हर कैरेक्टर से किसी ना किसी लेवल पे किसी न किसी क्वालिटी में रिलेट कर सकते हैं। सो आई एम ग्लैड कि लोगों ने पढ़ी और सभी को अच्छी लगी। तो सर हिंदी की बात करते हैं। अब हिंदी को 2021 में, जैसे हम आ गए हैं, कुछ दिन पहले हमने हिंदी दिवस मनाया, आज आपको हिंदी की क्या प्रासंगिकता लगती है इन टर्म्स ऑफ रिटन कंटेंट? मतलब हम फिल्म्स देखते हैं, गाने सुनते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, लिखना और पढ़ना पिछले अगर हम 20-30 साल की जैसे आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि कंजम्पशन ऑफ हिंदी इन द रिटन फॉर्म फिलहाल कहाँ है? हाँ, वक्त बदल रहा है और वो बुक पढ़ने की लोगों की आदत छूट गई, अब लोग फिल्म देखते हैं, बुक भी ऑडियो बुक्स में सुन लेते हैं, लोगों को आसान की आदत पड़ गई। लेकिन अगर आप ऑडियो फॉर्म में बुक को पढ़ते हो, बुक को सुनते हो, या वो उसका फिल्म बन जाती है, सीरियल बन जाता है, तब देखते हो, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स हो जाता है उसमें। इवन जो आपके लिए रीड कर रहा है, इसने ऑडियो फॉर्म में आई है और जिसने रीड कर दिया उसने एक फिक्स कर दिया, तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो जी। हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है एक कबीर का दोहा, कि कबीर इतना साधारण आदमी था कि उसके दोहे का एक ही मतलब होगा, या उसको आप एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकोगे। और अगर मैं 8th क्लास में आया होता और मैंने 10 पेज का इंटरप्रिटेशन लिख दिया होता अपने मन से, जो मुझे फील होता है किसने ये लिखा है, मुझे टीचर 0 अंडा देके भगा देता। जी। हमें याद हो गई गाइड और कुंजी चलती हैं, वो गाइड में जितना लिखा है, जो लिखा है एग्जैक्टली टीचर ने भी वही पढ़ा, उससे ज्यादा टीचर नहीं जानता। जी। और ये वही हाल इसका भी है। आप जब वो करते हो कि सारी चीज लेयर्स में, बहुत सारा, एक 13 मात्रा की जो कपलेट है उसके अंदर उसने बहुत कुछ गहराई है उसमें जी। तो उसको जानोगे आप, तब जानोगे जब वो पढ़ोगे, अक्षर पढ़ो। मुझे आज भी कोई कहे कि उसका वो ऑडियो में भेज देता हूँ स्क्रिप्ट का, तो मैं कहता हूँ कि लिखी हुई स्क्रिप्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, मैं उसको ज्यादा अच्छा इमेजिन कर पाता हूँ, फिक्स नहीं आपका होता। अपना इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, उस हाँ, इंटोनेशन के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करेंगे कि सब टेक्स्ट क्या है या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये। वरना तो महेश भट्ट जो सोचता है किसी कहानी के बारे में, वही आप भी सोच पाओ, उससे ज्यादा जी। ऊपर तो नहीं सोच पाओगे, जब से गहराई से नहीं सोच सकते। उसका जो लेवल है उसी लेवल पे तैरोगे। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन वक्त है, वही मैंने कहा कि आप नदी के धार में तिनके की तरह तैरते रहिए, किसी चीज से रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि समय आपको ले जा रहा है, समय पूरी इंसानियत को एक तरफ लेके जा रहा है। मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसमें स्टीम इंजन था। अब मैं सोचता हूं कि कितना फर्क है तब से आज तक मैंने अपनी लाइफ में देख लिया। जी। तो मेरे फादर जो गुजर गए वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम ऐसे बात कर रहे होंगे आपस में, या जी। बच्चों की क्लास जो आजकल चल रही है ऐसा हो ऑनलाइन पाएगा। हो रही होंगी। जी। तो उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब अपनी जगह होती हैं, उसको चलने देना चाहिए। चीजें आई, हो सकता है बुक खत्म हो जाए तो क्या करोगे, आप जी, अकेले कोई ना बचा कोई लेंगे, तरीका तो होना चाहिए, हाँ, कंज्यूम करने के लिए। आप बचा नहीं सकते, लेकिन कोई नया जरिया आएगा। अगर भूख है तो खाना पैदा होगा। आज दाल चावल दिन में बना तो रात में रोटी सब्जी बनेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। एंड चेंज तो इज बदलना, वेलकम, लाइक यू हाँ, सेड कि बदल रहा है, बदलाव के साथ नदी की हाँ, तरह बहते जाए, सही जगह सब लोग अपने आप पहुंच जाएंगे। तो जो खुद लोग व्यवस्था। पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जो लोग ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर कंज्यूमिंग गुड कंटेंट। तो सर आखिरी सवाल, जो लोग हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनमें से कई लोग होंगे जो चाहते होंगे कि वो लिखना शुरू करें, राइटिंग को और सीरियसली लें। तो सवाल एक्चुअली दो पार्ट्स में है। एक तो ये कि किस लेवल का कमिटमेंट लगता है ऐसे किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने में, शुरू करने में और फिर खत्म करने में। दूसरा, अगर कोई राइटिंग को सीरियसली प्रोफेशनली लेना चाहता है तो कोई 2-3 बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए वो प्लंज लेने से पहले।
पहला तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं भी यार राइटर बन सकता हूँ, पर बहुत ऐसे सोचता हूँ लेट के ना, कितने ख्याल आते हैं बहुत सारे। तो मैं कहता हूँ कि वो आदमी जो सिर्फ रात को सोचता है, उसको राइटर नहीं परेशान आत्मा बोलते हैं। क्यों? राइटर, लेखक, वो लिखने वाला होता है। तो सबसे पहले तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, गालियां ही लिखो, लेकिन 10-10 पेज दिन में लिखो। लिखो। फिर आप गालियां भी नई नई पैदा कर लो, उन गाली से आप बोर हो जाओगे लिख लिख के, तो नई गालियां पैदा करोगे, दिमाग खुद ब खुद चलेगा। साथ में है कि दिमाग और आपके हाथ का या कीबोर्ड का या पेन का सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। जैसे मैं वो क्या नाम, ईयरपॉड है, तो फोन से उसको कनेक्ट करने के लिए आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है उसको ना, या जी। कोई भी गैजेट जोड़ते सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। वैसे दिमाग को और शरीर को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। तो आप करते करते आप चिट्ठियां लिखना शुरू कर दीजिए, किसी को भी नहीं, भगवान को लिख दीजिए, किसी को भी लिख दीजिए। गरीब आदमी, इसको आपने कभी देखा नहीं, उसको लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं ऐसे रह रहा हूँ यार, यह हो गया आज, ये बड़ी परेशानी हो गई और मुझे बॉस बहुत परेशान कर रहा, बताओ क्या करें। चिट्ठी कहीं नहीं जाएगी, पर आप लिखिए। जी। तो दिमाग एक तो इतने घंटे बैठेगा तो वो उसी दिशा में चलना शुरू करता है जिस दिशा में आपने लिखना शुरू किया है, True. और आप शब्द आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। शब्द खुद ब खुद आते हैं, इमोशन खुद ब खुद आता है। मैं एक बार एक फिल्म थी, वो कुछ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए लिख रहे थे, उसके बाद वो बहुत सारे बदले ना, और डायरेक्टर एक और दूसरा जी। मुकेश खन्ना वगैरह आए और चले गए, तो पास हो गई, उसके बाद वो फिर अटक गई। अभी किसी हाल में चल रही होगी। वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, वो गांधी को लेके थी, गांधी आज के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। तो उसको जो फाइनल में देख रहा था कि एक बार कुछ करेक्शन वगैरह कुछ हो तो कर लेता हूँ, तो देखा और मतलब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। वही फीवर रेडियो के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक लड़की कुछ अचानक मुझसे बोलने के लिए बोली, सर अचानक रुक गई, ये क्या हुआ? मेरे आंख में आंसू थे। तो मैं उसमें घुस जाता हूँ। पता है, मैं हॉरर स्टोरीज लिखता हूँ, रात को नहीं लिखता, क्योंकि मैं अपने फ्लैट में अकेला रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो मुझे डर नहीं लगता, जी। लेकिन बाई चांस किसी एक मोमेंट होता है ना, एक छोटा सा मोमेंट होता है, डर बैठ गया हाँ। कि पीछे कोई है, और जब तक मैं वहां रहूंगा वो पीछे कोई रहेगा, वो फिर डर वहां, रहेगा। क्योंकि घुस, आप अगर एक जगह लिखते हो कि ये तहखाना और उसके अंदर भूत है, तो आपको तहखाने के अंदर घुसना पड़ता है। जाना पड़ता है। जी। तो वो दिमाग उससे बाहर ना निकले तहखाने से, उस तहखाने के अंदर जाता जाए, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक योग है जिसको आपको साधना होता है। बहुत महान बात नहीं, महान कुछ भी नहीं होता। हम बकवास ही लिखते, सारे राइटर बकवास लिखते। कोई ऐसा थोड़ा ही कि हमने मतलब ईश्वर की तरह प्रकृति की रचना कर दी, कुछ नहीं, बहुत ही जी, कुछ मामूली नहीं। चीजें। लेकिन इसकी सोसाइटी में जरूरत है राइटिंग की, और कुछ कंटेंट की जरूरत है, तो हम लोग लिखते हैं। लिख रहे हैं। पर उसके लिए भी एक साधना तो चाहिए कि आपका दिमाग और आपकी कलम, शब्द, जी। वो एक साथ चलने लगे। जैसे एक्टर होता कि मैं एक्टर हुआ, वो शीशा देख देख के एक्टर हो गया, लेकिन भाई डॉक्टर को कहते हैं प्रैक्टिस। किस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है वो बड़ा डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर आया कि उसके बाद पेशेंट्स कौन कौन से आ रहे, कितने आ रहे। जी। पेट का सबसे अच्छा इलाज, और जुकाम बुखार खांसी पेट का इलाज सबसे अच्छा करता है जो घने छोटे मोहल्लों में रहता है, जो डॉक्टर। उसके पास एक प्रॉपर डिग्री भी नहीं होगी, लेकिन उसके सामने यूएस से 50 सारे कोर्स करके आया हुआ डॉक्टर उसके सामने फेल हो जाएगा। देखो शक्ल देख के बता देता है इसको प्रॉब्लम क्या। उसको रोज आ रहे थे, सैकड़ों मरीज आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। तो जी। प्रैक्टिस करता प्रैक्टिस। है। तो डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है, वकील की प्रैक्टिस होती है, तो एक्टर की प्रैक्टिस क्यों नहीं? जी। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए हर फील्ड में। ये कि हम वैसे ही विराट कोहली करते थे, विराट कोहली कितनी मेहनत करता है। जी। बिहाइंड द तो सीन्स कितनी। हाँ, तो हम यही वही है कि कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो फल की इच्छा के बिना।
तो हम दरअसल कर्म करने से चूक जाते हैं, हम फल ही देखते देखते हैं जी, शायद वही वो डिस्कनेक्ट। हाँ, वही है कि आपने शीशे में अपनी शक्ल देखी, हमने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने ऐसे थॉट कुछ आए, बोले क्या थॉट यार, ऐसे तो किसी के थॉट ही नहीं हो सकते, हमने सोचा हम राइटर हो गए। तो चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस है कि हमारा आपस में बॉडी और दिमाग सिंक्रोनाइज हो सिंक में रहे जी। जाए। तो सर थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी सारी और इतनी दिलचस्प बातें करने के लिए। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं डेफिनेटली कल से कोशिश करूंगी कि लेट गो करूं चीजों को, और जहां नदी लेके जा रही है वहां पहुंचने की आशा और प्रबल करूं। और जो लोग देख रहे थे, आई एम श्योर दे आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स, अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स टू हियर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना सारा वक्त दिया। And I hope आपको भी मजा आया होगा इस शो में आकर, and I hope people read more, और आप सब जाइए सर की किताबें पढ़िए और उन्हें जरूर बताइएगा कि आपको किताब पढ़ के कैसा लगा। So thank you. See you again on another episode of the Headphone Stories. Bye bye.